और फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट जिसमें बच्चों को जनरली सबसे ज्यादा डर लगता है। चार्ज बेसिकली दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। क्वांटाइजेशन का बेटा फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू E, जहां पे N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डाइपोल की एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट यहाँ कहीं पर है तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी, क्या हाल चाल है आप सभी का। बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म CUET वाला पर। बेटा जीत फिजिक्स सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। इस सीरीज में मैं आपको फिजिक्स के हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर करूंगा। इनफैक्ट हर एक चीज कवर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप लोग CUET की जो प्रिपरेशन है उसको अभी से स्टार्ट कर पाओ। और फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट जिसमें बच्चों को जनरली सबसे ज्यादा डर लगता है, वो डर मैं आपका पूरी तरीके से खत्म कर पाऊं। देखो, एक प्रॉमिस मेरी तरफ से रहेगा कि मैं आपको इस सीरीज में बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूं, लेकिन एक प्रॉमिस मुझे आपकी तरफ से चाहिए कि हाँ सर, हम लोग इस सीरीज को पूरा शुरू से आखिरी तक फॉलो करेंगे और आप जो जो गाइडेंस दोगे वो पूरी तरीके से हम लोग निभाएंगे। अगर आप लोग वो सारी चीजें करेंगे बेटा, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका जो फिजिक्स है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है, और आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हो जाएगा। राइट, देखो फिजिक्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इस सीरीज में आपको वही कंसेप्चुअल क्लैरिटी फिजिक्स में मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां पर एक 45 मिनट 50 मिनट के आसपास का एक लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर की पूरी समरी होगी। ठीक है, हर एक कंसेप्ट लगभग कवर्ड होगा, हर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थोड़ा डिटेल में कवर्ड होगा और हर इंपॉर्टेंट चीज पर मेरा फोकस रहेगा। ठीक है, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे और समझेंगे। सर नोट्स कहां से मुझे मिलेंगे? तो आपको नोट्स मिलेंगे मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। ये फिजिक्स वाला का ही चैनल है। आप सभी लोग इस कोड को स्कैन कर लीजिए। ठीक है, आप लोग सीधे सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आएंगे या फिर टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करिए फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर, तो भी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा बच्चे बेटा ऑलरेडी इस चैनल पर हैं। आप लोग भी इस चैनल पर ज्वाइन हो जाइए ताकि मैं जो भी रिसोर्स आपको देना चाहता हूं वो मैं आपको टाइमली दे सकूं, और उसके साथ ही साथ जो मैं गाइडेंस, जो मैं सपोर्ट, जो स्टडी मटेरियल मैं आपको देता हूं वो भी मैं आपको टाइमली दे सकूं। बाकी इस वीडियो के इस सेशन का जो नोट्स है वो भी आपको मिलेगा। सर ट्रिपल एस आर्मी की बातें क्या है? ये मेरा एक नया इनिशिएटिव है। समझ लीजिए कि आप लोग अभी इस वीडियो पर जो भी अपने कमेंट्स करेंगे, अगले लेक्चर में कुछ बच्चों के कमेंट्स में यहां पर लेकर के आऊंगा, उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट होगा तो उस डाउट को क्लियर करेंगे, और अगर आप कुछ अप्रिशिएट कर रहे होंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। राइट, ताकि मेरा और आपका ये जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जब तक स्टूडेंट और टीचर का बॉन्ड मजबूत नहीं होगा तब तक आपको उस सब्जेक्ट में पूरा का पूरा फील नहीं आएगा। तो सभी लोग भर भर के कमेंट्स करिएगा ताकि हम और आप थोड़ा इंटरैक्ट भी कर सके इस रिकॉर्डेड सेशन में। राइट, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, कूलम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, गॉस थ्योरम क्या है, वो ये सारी चीजें हम लोग बेटा इस चैप्टर में कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सब्सटेंस की बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के भी अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के भी अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स की अगर बात करें तो वो चार्जेस होते हैं। चार्ज किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चार्ज के यूनिट कूलम होता है, और चार्ज का सीजीएस यूनिट अगर देखें तो स्टैट कूलम होता है। 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर भी होता है। ठीक है, चार्ज बेसिकली दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर अगर जाता है तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस, यानी जिस बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एसआई यूनिट इसका कूलम है। अब यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि चार्ज इनिशियल जो है वो चार्ज फाइनल के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और -Q3 चार्ज भी है, तो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा दैट इज Q1 + Q2 - Q3। देखो, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसको सिंपली ऐड किया जाता है, यहां पे डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं होता है। ठीक है, फिर तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की मिनिमम वैल्यू को बताना। तो अगर आप चार्ज की मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हो तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का बेटा फॉर्मूला होता है Q = N × E, जहां
पे n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीजर होता है, यानी कि 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, एंड सो ऑन। E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो ये एक फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। पूरे फिजिक्स में कभी भी आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछे जाए अपने क्लास 12th के सिलेबस में, तो मेजरली देखोगे तो केवल दो फॉर्मूले आते हैं। एक फॉर्मूला आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और एक फॉर्मूला ये वाला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q बराबर N × E, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो यहां प्लस लेंगे, चार्ज निगेटिव है तो यहां पर माइनस ले लेंगे, राइट। फिर कह रहे हैं चार्ज इज अनअफेक्टेड बाई मोशन, यानी कि चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। तो चार्ज मोशन पर बेटा डिपेंड नहीं करता है। चार्ज की जो वैल्यू रेस्ट पर होती है, चार्ज की सेम टू सेम वही वैल्यू मोशन में भी होती है। फिर अगली प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहता है कोई भी दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होता है, देखो दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, दोनों निगेटिव हैं तो रिपेल करेंगे, बट एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन या रिपल्शन का कारण होता है उनके बीच में लगने वाला फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू होती है बेटा K Q1 Q2 बटे r², यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है। ये प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाया जाता है तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा अगर दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं तो उनके बीच के फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। लेकिन वही चार्ज अगर किसी भी मीडियम में रख दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग एप्सिलॉन रखेंगे, जो कि उस मीडियम की परमिटिविटी होती है, और किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब बात आई सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? दैट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि वैक्यूम में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होती हैं तो उनको क्या रेजिस्टेंस फील हो रहा है, इनको क्या रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वैक्यूम के द्वारा। तो अगर हम किसी मीडियम की बात करेंगे तो उस मीडियम का परमिटिविटी मेरे को रखना पड़ेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r²। उस एप्सिलॉन की जगह हम उसकी वैल्यू डालते हैं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू K। तो फोर्स की वैल्यू बनती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे r²। तो अगर कुछ चार्जेस या दो चार्जेस मान लो किसी मीडियम में है, तो इन एनी मीडियम, जब वो चार्जेस किसी मीडियम में होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, जब वो चार्जेस बेटा वैक्यूम में होते हैं तो ये नीचे वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो K होता है, इस K को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। सो इट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। जैसे एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन नॉट के ही बराबर है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 के बराबर होता है, जबकि वाटर के केस में यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 के बराबर होता है, ठीक है, 81 के बराबर। फिलहाल आगे आते हैं और इसी चीज के बारे में बात करते हैं। सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है कि उस सब्सटेंस में कंडक्टर और इंसुलेटर का कितना परसेंटेज है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के रेफरेंस में, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस कंडक्टर ज्यादा है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बढ़ जाता है, अगर वो कम कंडक्टर है, इंसुलेटर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो घट जाता है। जैसे कंडक्टर्स के लिए कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये समझो ये रिप्रेजेंट करता है कि मीडियम में कितनी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है, राइट। फिलहाल कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम। तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। फिर कूलम की डेफिनेशन दे रहे हैं, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि भाई 1 कूलम क्या है, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो पूछी जाने वाली चीज नहीं है। अब आते हैं सर कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ बेटा डायरेक्शन होता है, राइट। मैग्नीट्यूड तो हमें आ गया सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r², राइट। लेकिन डायरेक्शन का क्या? देखो वेक्टर्स में आपने एक वेक्टर पढ़ा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करना। जैसे i कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन,
J कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, K कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करने का बेटा काम करता है। वही काम यहां पर है, जैसे एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा इधर की तरफ, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर की तरफ रिपेल करेगा। ठीक है, फोर्स का नाम चाहे उधर आप F21 लिखो या F12 लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर F21 लिखा है तो इसका मतलब क्या है। तो F21 लिखने का यहां पर सेंस ये है कि इट इज फोर्स ऑन द चार्ज Q2 बाई Q1। ठीक है, जनरली मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं यहाँ F12 लिखता हूं और यहाँ पे मैं F21 लिखता हूं, सेम चीज है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा। नाम में कुछ नहीं रखा है, काम से मतलब है, तो यहां पर भी वही चीज है, नाम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो F21 का मतलब है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अ यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर क्या है? कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट के बराबर है उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो हम लोग इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला फोर्स निकाल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है जिसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर में जब आप बेटा उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हो तो वो एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे अगर आप लिखेंगे आर वेक्टर बटे आर, तो ये आर और ये आर स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा? आर क्यूब बनेगा, और ये वाला वेक्टर हमने उठाकर रख दिया। ठीक है, सो दिस इज R21 वेक्टर एंड लाइक दिस। अब यहां पर देखो क्या चीज है, यहां पर उसी सेम चीज को एक्सप्लेन किया गया है, और एक पॉइंट बस आपको यहां पर एडिशनल समझाया है, वो ये है कि अगर Q1 वाला चार्ज Q2 पर कुछ फोर्स लगाता है तो सेम फोर्स Q2 वाला भी Q1 पर लगाता है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में बेटा फोर्स लगा रहे होते हैं। यहां पर जो बार बार कांस्टेंट आता है ना 1/4πε0, आप सबको आई होप पता होगा, 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है बेटा दैट इज 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, और उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। राइट, इनफैक्ट उल्टा कर दो, हाँ नहीं ठीक है, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, सो इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है बेटा कि अगर किसी भी सिस्टम में ढेर सारे चार्जेस हैं और किसी भी एक चार्ज पर मैं कहूं कि बेटा आप मेरे को नेट फोर्स बताइए, तो हर एक चार्ज की वजह से हम फोर्स निकालेंगे और उन सभी फोर्सेस का जब सम कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। जैसे यहां पर चार्ज है Q1 है, Q3 है, यहां भी है। ठीक है, तो इस तरह के चार्जेस अगर हैं, तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमने Q1 लिखा है, ठीक है, ये Q3 है, ये Q2 वाला चार्ज होगा, दिस इज Q2, टाइपिंग मिस्टेक है, इट इज Q2, राइट। अब देखो, और एक चार्ज यहां कहीं पर Q रखा हुआ है, मैंने आपसे कहा कि बेटा इस Q वाले चार्ज पर आप मेरे को नेट फोर्स निकाल करके दिखाओ कैसे मिलेगा, राइट। तो सिंपल सा तरीका है, सर ये जो Q1 है वो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सर एक फोर्स इसकी वजह से आया। सर ये Q3 है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेगा। सर ये Q2 है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेगा। तो इस वाले चार्ज पर अगर आप सारे फोर्सेस को ध्यान से देखो तो इस वाले चार्ज पर बेटा आपको 3 फोर्सेस मिलेंगे। इस पर पहला फोर्स देखो इधर की तरफ मिलेगा, दूसरा इधर की तरफ मिलेगा, और तीसरा फोर्स इधर की तरफ मिलेगा। इन तीनों फोर्सेस का अगर आप वेक्टर सम कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो किसी भी एक चार्ज पर जो टोटल फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ फोर्सेस, इनफैक्ट वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। दूसरा, इसी थ्योरम को आप डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो तीसरे चार्ज के होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में Q3 तो कहीं आता भी नहीं है, यानी कि Q3 वाले चार्ज का, Q4 वाले चार्ज का कोई रोल नहीं है जब हम बात कर रहे हैं Q1 और Q2 के बीच के फोर्स का। तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स तीसरे चार्ज के होने या ना होने से अफेक्ट नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिर बात आई सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखो, अगर कोई भी चार्ज यहां पर Q चार्ज है तो इस Q चार्ज के आसपास का जो स्पेस होता है उसी को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इस स्पेस में इस चार्ज के पास पावर है कि अगर इस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये वाला चार्ज उसको या तो अट्रैक्ट कर लेगा या तो रिपेल कर लेगा। सेम टाइप का चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है? दैट इज सिंपली डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। बेटा अगर मान लो कोई भी Q चार्ज यहां पर है और इस Q चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज Q0 आ रहा है, तो फोर्स हो जाएगा ना 1/4πε0 Q Q0 बटे आर स्क्वायर, राइट। तो
वही फोर्स में जब आप क्यू नॉट का डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल भी हो जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। कोई भी अगर क्यू चार्ज है तो वो अपने से आर डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू नॉट। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ बाई क्यू नॉट, एक ही बात है। ठीक है, ये जो क्यू नॉट वाला जो चार्ज है बेटा वो बहुत ही छोटा सा चार्ज होता है, इसलिए छोटा सा चार्ज मानते हैं ताकि इस चार्ज का अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो नेग्लिजिबल हो। ठीक है, इसीलिए इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है और टेस्ट चार्ज जनरली पॉजिटिव माना जाता है और इसका मैग्नीट्यूड बहुत 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 छोटा माना जाता है। राइट, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बात आई सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज बता दो। देखो, अगर कोई भी एक चार्ज क्यू है और उस क्यू चार्ज के पास आप क्यू नॉट लेकर के आए, दूसरा चार्ज आर डिस्टेंस पर, तो बेटा इनके बीच का जो फोर्स होता है वो कितना होगा, 1/4πε0 क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट करोगे तो क्यू नॉट से वो क्यू नॉट कटेगा तो ओवरऑल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो क्या मिलेगा, 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। राइट, तो कोई भी एक सिंगल चार्ज अपने से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतने के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही मैनर है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूं, तो देखो इसको वेक्टर के तरीके से अगर लिखना चाहते हो तो आप एक यूनिट वेक्टर का यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला रखोगे तो आर वेक्टर बटे आर बनेगा, नीचे वाला आर इससे मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब बन जाएगा एंड दैट विल बिकम आर वेक्टर। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये समेशन सिग्मा इग्मा देख करके डरिएगा नहीं, इसमें बस ये बताया गया कि अगर ढेर सारे चार्जेस हो तो हम वही काम करेंगे सुपरपोजिशन वाला, हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे। अब यहां पर मेन पॉइंट जो समझने वाली बात यह है वो ये है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है बेटा तो वो हमेशा अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, देखो मैं इस चैप्टर की हर छोटी से छोटी बात आपको डिटेल में समझा रहा हूं, आपका बस काम है मेरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, लेकिन आपको इस फाइल का ना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बेटा करना पड़ेगा। चैप्टर का हर पॉइंट में समझाऊंगा, कोई भी आप डाउट भी पूछते हो आप कमेंट्स करिएगा, अगली क्लास में मैं लेकर के भी आऊंगा कमेंट्स आप लोग के, और वहां पर उस चीज को अपन डिस्कस भी करेंगे। मैं चाहता हूं कि भले ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन आपको बिल्कुल लाइव वाला फील आना चाहिए। ठीक है, और मैं इन डेप्थ पढ़ाने वाले टीचरों में से हूं, तो आप लोग भी पूरे दिल से पढ़िए। ये सीरीज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन और प्यारी सीरीज है। ठीक है, आपको इन डेप्थ नॉलेज इस सीरीज से मिलेगा, लेकिन आपका सपोर्ट भी बेटा मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो आपका वो लाइक शेयर कमेंट अप्रिसिएशन वो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होगा हम लोगों के अपने मोटिवेशन के लिए। राइट, फिर बात आई सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देखूं तो क्या होगा। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बेटा तीन केस आते हैं। कई बार चार्ज लेंथ में डिवाइडेड होता है, जैसे कोई भी एक रॉड दे देगा, कहेगा भैया सारा चार्ज इसके लेंथ में डिवाइडेड है और एंड इट इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड लाइक दिस। तो ऐसे में लेमडा डिफाइन किया जाता है विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। कई बार सरफेस में डिवाइडेड होता है, जैसे कोई भी एक शीट दे देगा और उसके लिए सिग्मा डिफाइड करेंगे हम लोग, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा का मतलब होता है बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कई बार ऐसा भी होगा कि चार्ज पूरे के पूरे इसके अपने वॉल्यूम में डिवाइडेड होगा, तो ऐसे में हम लोग रो डिफाइन करते हैं, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब भी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वो बात करता है, एक छोटा सा एलिमेंट माना जाता है, उस छोटे से एलिमेंट पर जो चार्ज होगा वो भी छोटा सा होगा, सो दैट चार्ज विल बी डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू आएगी लेमडा इंटू डीएल, तो वही यहाँ लिखा है। ठीक है, इसमें मानोगे छोटा सा एलिमेंट तो डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए यानी एरिया, या डी एस यानी एरिया। यहाँ पर डी क्यू मानोगे तो दैट इज रो इंटू डी वी यानी कि वॉल्यूम। उसको उठाकर बस इस ओरिजिनल वाले फॉर्मूले में उठा के रखो और इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, उस एलिमेंट पर चार्ज डी क्यू के बराबर होगा, उसकी वैल्यू रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 डी क्यू बटे आर स्क्वायर, आर वही डिस्टेंस है यहाँ पर, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज। राइट, फिर बात आती है सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। देखो, जिस भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं। दीज आर ऑलवेज इमेजिनरी स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस लाइंस। ठीक है, इन लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो वो टेंजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का काम करता है। किसी भी एक पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। राइट, अब यहां प्रॉपर्टीज,
है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और निगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाती है। कह रहे हैं इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन एज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि अगर कहीं पर मान लो चार्ज नहीं है, चार्ज एब्सेंट है, तो इस तरह की आप कोई कॉन्टिन्यूअस कर्व मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर इसके बाद कह रहा है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बेटा दो दो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ टेंजेंट होंगे। इसका मतलब वहां पर दो दो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि संभव नहीं है। यानी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। फिर चौथा पॉइंट है, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, यानी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ जाएगी लेकिन नेगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ लौटकर नहीं आती है। फिर कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है, लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरीके की है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो आपने इस तरीके की बना दी, तो अब इसका मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहां पर वो दूर दूर है तो ये हमारा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बेटा यहां पर पैटर्न दिखाया गया, पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से दूर क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा अपनी तरफ क्रिएट करेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ चली जाएंगी, दोनों पॉजिटिव ले लेंगे तो देखो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ऐसे आएंगी ना तो वो खुद को पैरेलल कर लेंगी ताकि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, राइट। पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर बराबर है, इस तरह का है तो यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सारे के सारे पैटर्न देख लीजिए, सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी और होती है जो इसमें लिखी नहीं थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर कोई भी कंडक्टर है तो हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा होती हैं। अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मतलब होता है दो, तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को थोड़ी सी डिस्टेंस पर रख दिया जाता है, इसी सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, ठीक है। तो एक आप यहां पर नेगेटिव चार्ज ले लीजिए -q, और एक आप यहां पे पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, इनके बीच में कुछ भी छोटा सा डिस्टेंस मान लीजिए, इसी सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि उसका है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का सिंपल सा मतलब है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, राइट। इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो डाइपोल मोमेंट बनेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। फिर नेक्स्ट आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। अब ये एक डेरिवेशन है जो कि आपको सीधे सीधे यहाँ रिजल्ट बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सीयूईटी में केवल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो क्या है, अगर एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक डाइपोल है, उस डाइपोल की एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट यहां कहीं पर है तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4πε0 2p/r³, जहां पे p वही डाइपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है, राइट। और अगर मैं किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट यहां कहीं पे ले लूं तो इस पॉइंट को बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट कहा जाता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 1/4πε0 p/r³। ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अलोंग डाइपोल मोमेंट वेक्टर, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेक कर लो उसी डायरेक्शन में है। बट ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एंटी पैरेलल, है ना, दैट इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर। डाइपोल मोमेंट वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है बट ये उसके पैरेलल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दैट इज एंटी पैरेलल। इसमें 2 का टर्म है, इसमें 2 का टर्म नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक अगला डेरिवेशन यहां पर आता है छोटा सा। इस डेरिवेशन में हमसे ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, ये डाइपोल रखा है, तो इस डाइपोल पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पर बेटा फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। ये जो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है इसकी वजह से इस डाइपोल पर नेट फोर्स तो 0 होगा। यानी आपसे कभी भी पूछा जाए कि भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स कितना है, सो दैट इज 0, लेकिन उस डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू है Pe sin थीटा। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, उसको P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। और इसको मैग्नीट्यूड अगर इस टॉर्क का निकाला जाए तो दैट इज एक्चुअली Pe sin थीटा, क्योंकि ये जो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस थे ना, ये दोनों मिलकर के कपल फॉर्म करते हैं और उसी मोमेंट ऑफ कपल को हम लोगों ने निकाला, दैट इज Pe sin थीटा। तो डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। सर ये थीटा कौन सा एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, वो इधर की तरफ होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्हीं दोनों के बीच का एंगल होता है ये थीटा। फिर हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होती है। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल सा मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के डॉट प्रोडक्ट को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। इसको ओपन करेंगे तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख सकते हैं, दैट इज ई इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, राइट। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसे केसेस में आप इंटीग्रेशन करके भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल सकते हो। अब यहां पर समझने वाली बात है कि सर ये डायग्राम क्या था, ये वाला डायग्राम क्या है। देखो जब हम लोगों ने एरिया ऐसा माना था तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो इस तरीके से था। इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लो राइट डायरेक्शन में ही था, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है बेटा वो जीरो था। और ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई ए कॉस जीरो, दैट इज मैक्सिमम। तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया परपेंडिकुलरली। इस एरिया से परपेंडिकुलरली कितनी लाइंस पास हो रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था बेटा दैट बिकम्स मैक्सिमम, क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो हो गई। लेकिन यही अगर मैं एरिया ऐसा कंसीडर कर लूं, अब ये एरिया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इधर की तरफ है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है बेटा वो इधर की तरफ होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जब सरफेस ऐसा था तो एरिया वेक्टर ये था, अभी सरफेस जब घूम गया तो एरिया वेक्टर भी देखो घूम गया इधर की तरफ, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। अब इनके बीच में कुछ एंगल थीटा हो गया, ऐसे में ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ई ए कॉस थीटा। जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो ऐसी कंडीशन में ही लगता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो बेटा ये वाला सिंपल फॉर्मूला लगाओ, इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ई ए कॉस थीटा के बराबर, राइट। लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए या कॉन्टिन्यूअस सिस्टम की बात आपसे कर दे, तो ऐसे केसेस में इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए लिखेंगे। एरिया को कई बार डीएस से लिखते हैं, कई बार डीए से लिखते हैं, एक ही बात है। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमें केवल और केवल बेटा दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है। सबसे पहली चीज होती है चार्ज, दूसरी चीज होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज को रिलेट करने का काम करता है ये गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी मैंने इस तरीके का एक सरफेस ले लिया, इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज अगर पड़ा है, कोई भी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव एक्स वाई जेड, कोई भी चार्ज अगर इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो हम इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से बाहर निकल रहा है हम उस फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये सरफेस का शेप भी बेटा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा स्फीयर ही बनाओ, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा शेप आप बना सकते हैं, दैट डजंट मैटर। और ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। सर सिग्मा क्यू का मतलब टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, अंदर जो भी चार्जेस हैं सबको जोड़ सकते हो, Q1 Q2 Q3 जो कुछ भी है सब जोड़ डालो, ठीक है। सारे चार्जेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करो, बट चार्जेस कौन से होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्जेस जो इस सरफेस के अंदर। अगर सर कोई चार्ज बाहर पड़ा है तो उसको नहीं लेंगे बेटा, उसको यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हर एक चार्ज की वजह से होती है, लेकिन यहां पर जो चार्ज रखा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला चार्ज होता है। तो ये गॉस थ्योरम कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बाय दिस सरफेस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का तरीका इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए ऐसा होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। तरीका सिंपल है, अगर एक छोटा सा एलिमेंट मैं यहां पर मान लूं तो इस एलिमेंट का जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालोगे बेटा, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो पॉजिटिव आउटवर्ड्स, है ना। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर ही की तरफ हो जाएगी और ये भी इधर ही की तरफ हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस एरिया की वजह से, तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में भाई तो जीरो कर देंगे, इसी को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो बेटा, टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बन जाएगा, राइट। और इसी की वैल्यू हमें गॉस लॉ बताता है क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, अंदर का चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यही चीज मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट है। यही है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ का डेरिवेशन भी कुछ ऐसे ही होता है, बस एरिया की वैल्यू रख दो यहां पर उठाकर, या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो, ये गॉस लॉ आपका डिराइव हो जाएगा। फिर बात आती है सर गॉस थ्योरम का यूज करते हुए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो आते हैं वो बताइए।
सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी अगर कभी भी बेटा आपसे ये बोल दे कि कोई बहुत बड़ा सा वायर है और पूरे के पूरे वायर में जो चार्ज है उसकी लेंथ के अलॉन्ग बांट दिया गया है, तो ऐसे में वही लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन किया जाता है, दैट इज लेमडा, विच इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ऐसे में बेटा इसकी वजह से आसपास कोई भी अगर पॉइंट है जो कि आर डिस्टेंस पर है, तो इस आर डिस्टेंस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर। 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ग्राफ आप देख सकते हैं। फिर हमसे कह रहा है कि अगर कोई भी एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, मान लो कोई ऐसा शीट है, बहुत बड़ा सा शीट है, पूरे के पूरे शीट पर बेटा पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया लाइक दिस, पूरे शीट पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस। अब इस शीट से कहीं भी आसपास उसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है भाई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ये सिग्मा क्या है? सिग्मा इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, विच इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ दिस शीट। इस शीट के यूनिट एरिया से डिवाइड कर दीजिए, सो इट बिकम सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर। देखो अगर कोई भी स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसमें क्या होता है, जो भी चार्ज आप इसको दोगे सारा का सारा चार्ज बेटा इसकी अपनी आउटर सरफेस पर आता है, सारा का सारा चार्ज इसकी अपनी आउटर सरफेस पर आता है। इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है, टोटल चार्ज जो हमने इसको दिया है वो क्यू के बराबर है। अब अगर इस सरफेस से आप बाहर कोई भी एक पॉइंट यहां कहीं पे ले लें जो कि इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ठीक है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर अगर पॉइंट है, तो वहां पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4πε0 Q/r²। ये Q वही वाला चार्ज है, टोटल चार्ज, राइट। अगर सरफेस पर पॉइंट लोगे तो बस स्फीयर का रेडियस यहां पे ले लेंगे, और इंटरनल किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो जीरो होगा। क्यों सर? क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, सारा चार्ज आउटर सरफेस पर जाता है, तो बेटा अंदर चार्ज जीरो है। अब अगर अंदर चार्ज ही जीरो है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। ठीक है, अब यहां पर ग्राफ आप देख सकते हैं कि अगर आप अंदर की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मैक्सिमम होती है, उसके बाद कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट। तो किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फिर बात करते हैं किसी भी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है बेटा अगर मैं इसको कुछ भी चार्ज देता हूं तो सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वहां पर कंडक्टिंग स्फीयर था, कंडक्टर में सारा चार्ज आउटर सरफेस पर जाता है, नॉन कंडक्टिंग लोगे तो सारा चार्ज अंदर रहेगा, और ऐसे में यहां पर डिफाइन किया जाएगा वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका पूरा वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के बराबर। अब यहां भी वही बात है, आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आती है बेटा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आती है, सिर्फ नई बात आती है इंटरनल किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछली बार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, तो अंदर चार्ज भी है, अगर अंदर चार्ज है तो अंदर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है 1/4πε0 QR/r³, जहां पे कैपिटल आर जो है वो इसका रेडियस है, बट स्मॉल आर अंदर वाले किसी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है। अगर इस पॉइंट पर आपको निकालना है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी इस पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर से स्मॉल आर के बराबर, तो ऐसा एक स्फीयर बनाते हैं। एक्चुअली इस अंदर वाले स्फीयर में जितना चार्ज होता है वही चार्ज वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, राइट। तो वैल्यू है 1/4πε0 Q स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यूब। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घटेगा। तो चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, दोनों के केस में आप चेक कर लीजिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है, सरफेस पर, और वैल्यू वही है 1/4πε0 Q बटे कैपिटल आर स्क्वायर, राइट है। तो बेटा इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही कंसेप्ट्स हैं, सारे के सारे कंसेप्ट मैंने आपको इस चैप्टर के पढ़ा दिए हैं। इट वाज चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब आपका काम क्या है? सबसे पहला काम आपका है कि आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करेंगे। आप क्या करेंगे? पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करेंगे। दूसरा काम आप करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, राइट। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने बेटा एक फॉर्मूला शीट बना रखा है,
टेलीग्राम चैनल जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, सर्च में जाएंगे, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगी फॉर्मूला शीट। ठीक है, पूरे सिलेबस के हर एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट मैंने बनाई है और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला शीट है। आप में से कुछ बच्चों ने वो फॉर्मूला शीट मुझसे पहले भी ली होगी। ठीक है, बट जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग ले लें, फॉर्मूला शीट बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम जो आप लोग का होता है, उस बोर्ड एग्जाम के बहुत सारे PYQs मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, देखो बोर्ड्स का जो सिलेबस है और CUET का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट बेटा फिजिक्स में सेम है। फिजिक्स में कोई खास डिफरेंस दोनों के सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चंस के लेवल पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना, यानी कि क्वेश्चंस का लेवल भी सेम टू सेम वैसे ही रहने वाला है, CUET में भी बोर्ड्स में भी। इसलिए बोर्ड्स के जितने PYQs हैं उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है CUET प्रिपरेशन के लिए। बाकी जेई मेंस के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, नीट के जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर देता रहूंगा बीच बीच में। आपका बस काम है ईमानदारी से मेहनत करना। ठीक है, बाकी अब SSS आर्मी की बातें मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी। लेक्चर ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको अपने डिटेल्ड कमेंट्स में बताना है कि ये सेशन, ये लेक्चर आपको कैसा लगा। मैंने आपको लगभग 33 मिनट 34 मिनट में ये पार्ट पूरा पढ़ाया है। ठीक है, 34 मिनट के इस लेक्चर से आपने चैप्टर 1 पूरी तरीके से पढ़ा है, तो ये आपको कैसा फील आया पढ़ने के बाद, सारी चीजें समझ में आई है ना? जो भी आपको फील हुआ उस चीज को डिटेल्ड कमेंट्स में लिखिएगा। अगली क्लास में कुछ बच्चों के कमेंट्स को लेकर के आएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलेंगे बेटा अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। कमेंट जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में।